हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। विजय सारडा मेरा नाम है और सीए में फाइनल का ये बेहतरीन चार्ट रिवीजन आप सभी के लिए लेके आया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आप लाइक कर रहे हो और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर रहे हो। ये चार्ट आपको ekatvam.academy.com के ऊपर मिल जाएंगे। आज हम लोग टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ फर्म, और ये एक टॉपिक जो है ये पीजीबीपी से कनेक्टेड है। यस, टैक्सेशन ऑफ फर्म को पढ़ने की शुरुआत आपने टेक्निकली करनी चाहिए। कहां से बेटा? आपने सेक्शन 184 से करनी चाहिए। सेक्शन 184 को कहा जाता है बेसिक चार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सेक्शन 184 बोलता है कि भैया किसी भी फर्म को फर्म बोल के असेस किया जाएगा अगर वहां पे कोई पार्टनरशिप डीड है तो, राइट। सो पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए और तभी आप क्या करेंगे, उसको फर्म बोल करके असेस कर पाएंगे। यस और नो? सबसे पहले असेसमेंट ऑफ फर्म आता है सेक्शन 184। ये कहता है असेसी शैल बी ट्रीटेड एज फर्म ओनली इफ, तो इसे फर्म का दर्जा दिया जाएगा, किसी भी असेसी को फर्म का दर्जा दिया जाएगा अगर वो दो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला, वहां पे पार्टनरशिप डीड होना चाहिए और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी से? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन होना चाहिए। यस, तो फर्म विल बी असेस्ड एज फर्म अगर कोई पार्टनरशिप डीड है। सर मान लीजिए अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तब फर्म को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? तब फर्म को आप एओपी बीओआई बोल करके क्लासिफाई करेंगे। तब फर्म को आप एओपी बीओआई बोल करके क्लासिफाई करेंगे। यस, तो फर्म को अगर फर्म बोल के असेस करना है तो पार्टनरशिप डीड दिखानी होगी और इस पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। यस और नो? तो अगर मान लीजिए देयर इज नो डीड, अगर डीड है ही नहीं, तो ऐसे केस में एओ क्या करेगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है अंडर सेक्शन 144। तो अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस फर्म का जो असेसमेंट है वो एओ कैसे करेगा? 144 के अंदर में करेगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। मतलब बेसिकली वो आपकी फर्म को क्या मान लेगा? एओपी बीओआई। बेसिकली वो आपकी फर्म को क्या मान लेगा? एओपी बीओआई। सर अगर उसने एओपी बीओआई मान लिया तो क्या हो जाएगा? मैं आपको याद दिला दूं, अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है इट इज अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B, पर एओपी बीओआई जो पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, रेम्यूनरेशन दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन एज पर सेक्शन 40BA। तो चलो वापस से दो बातें। अगर ये फर्म माना जाए तो फर्म जो पार्टनर को इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन कमीशन दे रही है इट इज अलाउड एज डिडक्शन, पर अगर इसे एओपी बीओआई मान लिया जाए तो जो एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट और कमीशन देती है ये डिसअलाउ होता है अंडर सेक्शन 40BA। आप सबको ये याद होगा। यस और नो? तो बेसिकली अगर उसने फर्म मान लिया, फर्म की जगह एओपी बीओआई मान लिया, तो डिसअलाउ कर देगा सैलरी, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट टू पार्टनर। तो फर्म को अगर पार्टनर फर्म को अगर फर्म मानना है, दो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहला क्या होना चाहिए मालिक? वहां पे पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। दूसरा, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए सर? मेंशन होना चाहिए। नहीं तो वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा एज पर सेक्शन 185। यस, अच्छा, ये जो पार्टनरशिप डीड है ये आपको सबमिट भी करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कब सबमिट करनी है? जब आप पहला रिटर्न भरते रहेंगे तब आपको पार्टनरशिप डीड सबमिट करनी है। जब भी पार्टनरशिप में किसी तरीके का चेंज आएगा तब भी आपको पार्टनरशिप डीड को क्या करना है बेटा? सबमिट करना है, राइट। तो सर फर्स्ट पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट रिटर्न के साथ भी आपको पार्टनरशिप सबमिट करना है, डीड सबमिट करना है, और जब भी फर्म में कोई चेंजेस आएगा आपको डीड क्या करना है? सबमिट करना है। यस, साथ साथ में नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से होगी? क्योंकि पार्टनर तो अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। सेक्शन 189 ने आकर के कहा कि ऑल द पर्सन हु वेयर पार्टनर during the previous year shall be jointly and severally liable। तो सेक्शन 189 joint and several liability देती है all the partners की before the dissolution। तो AO has to do assessment and all the person who were partner shall be jointly and severally liable, shall be jointly and severally liable। कुछ बातें याद दिला दूं, पार्टनरशिप फर्म का रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो 6(4) के हिसाब से निकलता है, जो कहता है इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया तो फर्म क्या माना जाएगा? रेसिडेंट। अदरवाइज फर्म क्या माना जाएगा? नॉन रेसिडेंट। Yes, so if control and management is wholly or partly situated in India तो रेसिडेंट, नहीं तो हम क्या मानेंगे? नॉन रेसिडेंट। एक और बात याद दिला दूं, फर्म का टैक्स रेट कितना है बेटा? 30%। अगर इनकम 1 करोड़ के ऊपर गया सरचार्ज इज 12% एंड HEC इज एट द रेट ऑफ 4%। तो टैक्स रेट फर्म के केस में 30% है, सरचार्ज रेट 12% है और HEC 4% के हिसाब से है। फर्दर आपको याद दिला दूं, फर्म की कोई स्पेशल इनकम होती है वो स्पेशल रेट पे ही टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी एट 20%, शॉर्ट टर्म अंडर 111A विल बी एट 15%। वही रेट आपको क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे। यस, पूरे इनकम टैक्स में जहां जहां पे भी फर्म वर्ड मेंशन है वहां वहां पे LLP भी इंक्लूड होगा, राइट, एक्सेप्ट 44AD 44ADA। यहां पे फर्म के वर्ड में LLP इंक्लूड होता नहीं। बोथ ऑफ दिस सेक्शन 44AD एंड 44ADA आर नॉट एप्लीकेबल टू LLP। यस, अब जरा ध्यान से समझिएगा,
राइट। हमने अब तक पढ़ा सेक्शन 184 जो बताता है पार्टनरशिप फर्म को कब असेस किया जाएगा इनकम टैक्स में एज फर्म। फिर हमने देखा कि अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो सारे पार्टनर की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल रहेगी। फिर हमने सेक्शन 64 देखा पार्टनरशिप फर्म का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलता है। अब आते हैं कहां पे बेटा, सेक्शन 187 चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। राइट, मान लीजिए असेसमेंट करते वक्त एओ को कभी भी ये पता चलता है कि फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, द असेसमेंट शैल बी मेड ऑन द फर्म at the time of making the assessment. So where at the time of making assessment under 143, 144, 147 it is found that any change has occurred in the constitution of firm, the assessment shall be made on the firm as constituted at the time of making assessment. मतलब ये माना जाएगा कि ये चेंज हुआ ही नहीं है, असेसमेंट किया जाएगा और जितनी भी लाइबिलिटी है वो कैलकुलेट करके दी जाएगी। चेंज का मतलब क्या होता है बेटा, रिटायरमेंट हम चेंज मानेंगे, एडमिशन चेंज मानेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी अगर चेंज होता है तो ये चेंज माना जाएगा, और किसी पार्टनर का डेथ फॉर एग्जांपल ए बी सी में मरता हमेशा सी है, सी का भी डेथ हो गया तो वो क्या माना जाएगा, चेंज। तो मान लीजिए अगर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज भी होता है तो यहाँ पे एक ही असेसमेंट होगा फर्म के ऊपर, मल्टीपल असेसमेंट नहीं होगा, एक ही असेसमेंट होगा एज इफ देयर इज नो चेंज। समझ में आ रही है बात। फिर आता है सेक्शन 188 सक्सेशन ऑफ फर्म बाय अनदर फर्म। एक फर्म दूसरे फर्म को अगर सक्सीड कर लेती है तो बताइए कितने असेसमेंट होंगे। सेक्शन 188 बात करता है अगर एक फर्म दूसरे फर्म को क्या कर लेती है, सक्सीड कर लेती है तो एओ हैज टू डू 2 असेसमेंट, प्रेडेसेसर फर्म का भी एक असेसमेंट होगा और सक्सेसर फर्म का भी एक क्या होगा, असेसमेंट होगा। यस, तो सेपरेट असेसमेंट शैल बी मेड ऑन द प्रेडेसेसर फर्म एंड द सक्सेसर फर्म। याद आ रहा है बेटा। चलिए अब अगर हम देखेंगे ना 184, 185, 187, 188, 189 इन सारे सेक्शंस के अंदर में लॉजिकली 2 सेक्शंस जो बहुत काम किए वो है 184 एंड 189। ये 2 के ऊपर आपको मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन आता है। अब आता है 189 फर्म डिसॉल्व और बिजनेस डिसकंटिन्यू। मान लीजिए अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है या बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है फर्म का, अब कैसे असेसमेंट होगा, एओ असेसमेंट करेगा एक डिसॉल्व फर्म का भी, अज्यूमिंग दैट डिसोल्यूशन हैज नॉट टेकन प्लेस। तो एओ शैल मेक द असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फर्म एज इफ देयर इज नो डिसकंटिन्यूएंस और डिसोल्यूशन हैज टेकन द प्लेस। यस और नो? तो चलिए चेक कीजिए। तो 184, 189 आपके लिए रेलेवेंट है, 187, 188, 189 ये आपसे पूछेंगे भी नहीं तो आप इसको थोड़ा सा बाजू भी रख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। यस। सेक्शन 78 कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ फर्म। फर्म के कोई लॉसेस या फर्म का कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, इसे कौन कैरी करेगा सर? इसे फर्म ही कैरी करेगा। इसे कौन कैरी करेगा? फर्म ही कैरी करेगा, इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। सो लॉसेज एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्म कैन बी कैरिड आउट बाय द फर्म ओनली, कैन बी कैरिड आउट बाय द फर्म ओनली। यस, इफ देर इज अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मान लीजिए अगर पार्टनर कोई रिटायर हो जाता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो लॉजिकली आप रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर दे देते हो, तो उतना लॉस फिर आप क्या नहीं करोगे, फर्म का कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। मान लीजिए 100 का लॉस है फर्म को और 4 पार्टनर इक्वल डिवाइड करते हैं, यानी 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4, तो लॉजिकली एक पार्टनर अगर रिटायर भी हो जाता है तो आपने सिर्फ 75 का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, ना कि पूरा 100 का। मेक सेंस? Yes, so if there is a retirement of partner or death of a partner, then firm shall not carry forward the share of such partner in the losses of the firm. तो उसका जितना शेयर है उतना लॉसेस फर्म फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी, क्योंकि उतना हम उसके कैपिटल अकाउंट में सेटल करके ही उसको वापस देंगे। Yes, however section does not apply to unabsorbed depreciation, so it can carry forward by the firm even if the partner dies or retire. सेक्शन 78 जो है इस पॉइंट के ऊपर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पे बात नहीं करता, मतलब जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो आप पूरा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, पर जो बिजनेस लॉस है वो सिर्फ उतना ही कैरी फॉरवर्ड करोगे जितना उस रिटायरिंग पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर के शेयर में नहीं आता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप पूरा 100 का 100 कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। क्लियर है? If legal heir became the partner after the death of any partner, then firm can carry forward the whole loss. मान लीजिए अगर उसी का कोई लीगल हेयर आ जाता है, पार्टनर बन जाता है, तो ऐसे केस में फर्म पूरा 100 का 100 लॉस क्या कर सकती है? कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। क्लियर है मालिक? तो ये था आपका सेक्शन 78, पूछा जा सकता है लॉस के केस में। अब इस चैप्टर की जो जान है वो समझ लीजिए, ये है सेक्शन 40B, ये इस चैप्टर की जान है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको जरा
थोड़ा सा सिंपल बात बताता हूँ। एक पार्टनर को पहले फर्म से मिलता क्या है? अब दो एस्पेक्ट समझना, हम टैक्सेशन ऑफ फर्म समझ रहे हैं। अगर हम टैक्सेशन ऑफ फर्म समझ रहे हैं तो दो एस्पेक्ट है, एक है फर्म दे रहा है और दूसरा पार्टनर ले रहा है। तो फर्म दे रहा है मतलब फर्म एक्सपेंसेस क्लेम कर रहा होगा, क्या पीजीबीपी में इसका डिडक्शन मिलेगा क्या? दूसरा, पार्टनर के हाथ में जो फर्म से इनकम आ रही है इसका क्या होना है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टाइप में। सबसे पहले हम लोग पार्टनर का टैक्सेशन डिस्कस कर लेते हैं, टैक्सेशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले हम किसका टैक्सेशन डिस्कस कर लेते हैं? टैक्सेशन ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर को फर्म से चार ही चीजें मिलती होंगी लॉजिकली, पहला शेयर ऑफ प्रॉफिट, दूसरा रेम्यूनरेशन, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा कमीशन। यानी लॉजिकली एक पार्टनर को फर्म से कितनी चीज मिलती होंगी? चार ही चीज मिलती होंगी। पहला बोलो जल्दी से, शेयर ऑफ प्रॉफिट, दूसरा रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट एंड कमीशन। बराबर है। हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनर की। हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनर की। अब पार्टनर को जो फर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है वो टोटली एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(2)(a। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर अंडर सेक्शन 10(2)(a। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर अंडर सेक्शन 10(2)(a। लेकिन इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन और कमीशन जो है ये पार्टनर के हाथ में पीजीबीपी में टैक्सेबल है। ये पार्टनर के हाथ में पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल है, सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ 40B। सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ 40B। यस, एनी अदर इनकम ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर की इंडिविजुअली कोई अदर इनकम है अपार्ट फ्रॉम जो फर्म से आ रही है वो तो नॉर्मली टैक्सेबल होगी अंडर एनी ऑफ द हेड विच इज बीन प्रिस्क्राइब। तो एनी अदर इनकम ऑफ द पार्टनर शैल आल्सो बी टैक्सेबल इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो चलो वापस से एक बार रिवाइज कर लो। अगर पार्टनर को क्या आ रही है? कोई इनकम आ रही है, किससे आ रही है बेटा? फर्म से आ रही है। तो पार्टनर को फर्म से कितनी इनकम आ सकती है? चार। शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जाम, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो कोई और इनकम कमाता है, फॉर एग्जांपल उसने एफडी रे कितनी इंटरेस्ट कमाया, ये तो उसके हाथ में वैसे ही आया, वो इसमें टैक्सेबल है। यस और नो? राइट। अब हम आते हैं फर्म के एस्पेक्ट पे। फर्म क्या कर रही है? खर्चा कर रही है। भैया फर्म के लिए तो जो पार्टनर को दे रहे हो वो तो खर्चा ही हुआ। फर्म के लिए जो पार्टनर को दे रहे हो वो तो क्या हुआ बेटा? खर्चा ही हुआ। क्या ये खर्चा पीजीबीपी में कंप्यूट करते वक्त डिडक्शन लेगी फर्म? क्या ये खर्चे का डिडक्शन फर्म लेगी या नहीं लेगी? ये क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल है सर, इसका जवाब अलाउड एज डिडक्शन। तो व्हेन अ फर्म pays interest, remuneration and commission to the partner, it is allowed as deduction under section 40B। interest और रेम्यूनरेशन, कमीशन, पहले इन दो पार्ट को तोड़ दो। सबसे पहले इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप तभी पे कर पाएंगे व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय द डीड। सो अगर मान लीजिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बट इट इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द डीड, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इंटरेस्ट शुड बी पर्टेन टू द पीरियड आफ्टर द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बाद का पीरियड ही क्या है? होना चाहिए। मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट अलाउड है? लोअर ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और 12,500 or amount specified in the deed. So amount specified in the deed, actual amount paid or 12% per annum, whichever is lower will be allowed as deduction. तो partnership deed में interest mention होना चाहिए, actual interest paid, amount specified deed in और 12% whichever is lower का आपको क्या मिलेगा बेटा? deduction। याद रखे अगर हम interest sleeping partner को पे कर रहे हैं तो भी it is allowed as deduction। अगर हम interest sleeping partner को पे कर रहे हैं तो भी it is allowed as deduction। क्लियर है? अब आता है रेम्यूनरेशन और कमीशन पे कर रहा है कौन? फर्म टू पार्टनर। सो इफ रेम्यूनरेशन एंड कमीशन इज पेड बाय फर्म टू पार्टनर, इट इज अगेन अलाउड एज डिडक्शन प्रोवाइडेड इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, इट मस्ट बी पेड टू वर्किंग पार्टनर। रेम्यूनरेशन स्लीपिंग पार्टनर को दिया, अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट स्लीपिंग पार्टनर को दिया, अलाउड एज डिडक्शन। वापस से, रेम्यूनरेशन वर्किंग पार्टनर को दिया, अलाउड एज डिडक्शन। इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन स्लीपिंग पार्टनर को दिया, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इंटरेस्ट स्लीपिंग पार्टनर को दिया, इट इज अलाउड एज डिडक्शन। वर्किंग पार्टनर को आपने रेम्यूनरेशन दिया तो भी अलाउड और इंटरेस्ट दिया तो भी अलाउड। क्लियर है मालिक? यस। रेम्यूनरेशन का डिडक्शन कितना मिलेगा? लोअर ऑफ एक्चुअल पेड और मैक्सिमम लिमिट। लोअर ऑफ एक्चुअल पेड और मैक्सिमम लिमिट। अब आप ये पूछेंगे सर मैक्सिमम लिमिट कितना है? सर मैक्सिमम लिमिट डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा? बुक प्रॉफिट के ऊपर। मैक्सिमम लिमिट डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा? बुक प्रॉफिट के ऊपर। याद करके देखो, ऑफिसेज में आपने काम किया है, बुक प्रॉफिट अगर अप टू फर्स्ट 3 लाख रुपीज है, बुक प्रॉफिट अगर अप टू फर्स्ट 3 लाख रुपीज है, या इन केस ऑफ लॉस आपको कितना है बेटा? 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। यस और नो? ऑन द बैलेंस बुक प्रॉफिट आप कितना लेंगे बेटा? 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। ऑन द बैलेंस कितना लेंगे आप बेटा? 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। बुक प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार फट से देख लीजिएगा। और आपका ये भी क्या होता है? ओवर।
एक बात याद रखें, जब आप बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते रहेंगे बिजनेस लॉसेस को आप माइनस नहीं करेंगे। यस और नो, राइट। ओनली द एक्सेस अमाउंट जो 40B के ऊपर जा रही है वही डिसअलाउ होगी, पूरा का पूरा डिसअलाउ नहीं होगा। ओनली द एक्सेस अमाउंट ही क्या होगी, डिसअलाउ होगी। यस और नो, दैट्स इट। ये था मालिक टैक्सेशन ऑफ फर्म। और टैक्सेशन ऑफ फर्म आपको मजा आया होगा। मेन एस्पेक्ट है इसके अंदर में चार चीजें, एक 184, दूसरा 189, तीसरा 40B का ये पूरा पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इस पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ भी और पढ़ने का नहीं। इज दैट डन? तो यहाँ आपका टैक्सेशन ऑफ फर्म भी खत्म होता है। आप हमारे इस चार्ट सीरीज के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले चार्ट के अंदर में। बाय बाय एंड टेक केयर।